सेल्फ कॉन्फिडेंस जो तुमने गेन किया है इतनी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, वो लूज मत होने देना। नहीं सर, क्योंकि जब तक होता नहीं है यूपीएससी इट इज लाइक नशा, कि नहीं यार जब तक नहीं होगा तब तक देते रहेंगे। तो तो ये सबसे बुरी हालत है कि तुम साइकिल में ना फंसो। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy। आज हमारे साथ हमारे देश की शान यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के टॉपर ऑल इंडिया रैंक 16 हैं। आज यहाँ पर अजिंक्य दगड़ू हमारे साथ अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाले हैं। टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, हर एक चीज बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मजा आने वाला है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर। तो सबसे पहली बात, जो एक क्वेश्चन मैं हमेशा टॉपर से पूछता हूँ कि आपका ये सफर कैसा रहा था, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा रहा, और फाइनली वो सफर कैसे अभी यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक 16 तक, क्या क्या हुआ? सर मैं बिलोंग करता हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र से, लेकिन अभी शिफ्ट किया है गांधीनगर। सर मैंने 2017 से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वहां से मैंने बीटेक में मैकेनिकल कंप्लीट किया था। ये जो यूपीएससी का सफर है, मैंने तय किया था कि 17 के बाद पहले प्लेसमेंट लेंगे, बाद में सोचेंगे क्या करना है। मतलब अभी तक फिक्स नहीं था कि ईएससी करना है या फिर गेट करेंगे, लेकिन गेट का क्लासेस मैंने तब लगाए थे लास्ट ईयर में। सो मतलब ये फिक्स नहीं था कि हमें यूपीएससी करना है कि ऐसा करना है कि ज्यादा से ज्यादा पेमेंट घर आ सके पर मंथली, इतना ही था दिमाग में। सो अच्छे से कंपनी में प्लेस हो जाए, यही मोटो था लास्ट ईयर तो। बट दिमाग में उसके बाद आ गया कि आफ्टर सीइंग द सिचुएशन इन प्राइवेट कंपनी, कि नहीं यार कुछ करना चाहिए यहाँ बीटेक किए उसके बाद डायरेक्ट जॉब के लिए, मतलब इट्स नॉट गुड अकॉर्डिंग टू द मीन्स द कॉलेज दैट वी बिलोंग। सो फिर डिसाइड किया कि नहीं करेंगे तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज से करेंगे, बिकॉज द टॉप सर्विस है इंजीनियर की विद इन इंडिया। सो I decided it in January 2018, एंड मैं वापस पुणे आके क्लासेस ज्वाइन किए थे। 18 से फिर ये 2020 की एग्जाम, मतलब 2 साल। तो मतलब मुझे 2 अटेम्प्ट लगे ये क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट 19 में दिया था, तब मेंस नहीं निकला था, प्री निकला था। और अभी मेरा सब निकला था, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों। बहुत सही, बहुत सही। वही बात है ना, आप भीड़ से हटकर आपने काम किया। कई लोगों के सपने रहते हैं कि नहीं एक जॉब प्लेसमेंट बस काफी है, पर आपने ये सोचा कि नहीं मेरे को इससे ज्यादा करना है। और उसके लिए सबसे पहली बात ना, मैं बहुत अच्छी चीज से एक चीज को मैंने गौर किया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स रहते हैं ना, उसमें हम लोगों को पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए रहता है। कि ये नहीं है कि 6 महीना पढ़े और आपका पेपर निकल गया, या 1 साल पढ़े और पेपर निकल गया, है ना। आपको कंटिन्यूस, या तो आपका कॉलेज भर में आपने अच्छी तैयारी की हो, या फिर आप उसमें थोड़ा टाइम देंगे तभी निकलता है। तो ये आपने भी इस चीज को फेस किया, हर एक चीज को जाना है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, बहुत कुछ आपसे सीखना चाहते हैं। आप हमको हर एक चीज डिटेल में बताइएगा कि प्री की तैयारी कैसे होती है, मेंस की तैयारी कैसे होती है, और इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाता है। पर सबसे पहली बात सर, हम लोग आपका वो दिन जानना चाहते हैं जिस दिन रिजल्ट आया था। उस समय क्या हुआ था, आप कैसा मोमेंट एंजॉय किए थे, क्या हुआ था, उसके बारे में बताइए। सर रिजल्ट जब आया था, मतलब मैं एक मेरे दोस्त के कॉल पर था, उसका कॉल आया था करीबन 5:45 को। मतलब वो जूनियर है मेरा, 2020 पास आउट है और उसका अभी रैंक 3 आया है। तो उसने मुझे कॉल किया कि यार भैया इतने दिन हो गए, अभी तो मंथ होने जा रहा है इंटरव्यू लेके, तो अभी तक रिजल्ट कैसे नहीं आया। वैसे शाम के 6 बज चुके थे, तो मैंने उसे बोल दिया कि फोन रख भाई, आप आज भी आ सकता है, तो रख दे और एक बार साइड चेक कर। तो उसने फोन रखा, ठीक है बोले, मैंने भी साइड चेक की। तो मोबाइल पर चेक किया तो फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन वहां दिख रहा था कि ये सी का रिजल्ट आ गया है। तो मैं तुरंत अंदर के कमरे में आ गया था हॉल से, और यहाँ लैपटॉप ओपन करके देखा, तो मैंने फाइल डाउनलोड की।
तो उसका नाम नाम देखा, ये दोनों का नाम देखा तो मतलब मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार अपना तो नाम होगा ही होगा अभी। तो दोनों के मिडल में तो मेरा 16 था, तो मेरा नाम दिख गया फिर बाद में। तो सबसे पहले जोर से चिल्लाया कि यार हो गया। तो फिर पापा को पता चला कि यार रिजल्ट लग गया कोई तो भी, बिकॉज ऐसे रिजल्ट आते रहते हैं मेरे। तो उनको भी आदत हो गई है। तो फिर वो आए। तो वो आ गए और बोले क्या क्या हो गया, तो बोला कि नहीं यूपीएससी ऐसे हो गया। बहुत बहुत सही। वो मतलब आप, वही बात है ना, तैयारी इतनी अच्छे से कर लीजिए कि फिर बस पेपर आने दो, हाँ। निकलता गया बस निकलता निकल जा निकलता जाए। जा। मतलब आदत सी हो जाए कि ये भी पेपर हो गया, अरे इसमें भी, अच्छा चलो ये भी हाँ। पेपर हो गया। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ साथ में सर आपने जो एक बात कही ना कि आप सारे दोस्त भी ऐसे थे ना कि किसी का रैंक 1 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, आप यस 14 सर। 15 16 सब, तो ये एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट पड़ता है कि आप कितने लोगों के यस साथ सर। कैसे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब अब तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं कि आप हमारे साथ आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि तैयारी की कैसे जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऐसा एग्जामिनेशन है यूपीएससी का जहां पर 3 स्टेजेस होते हैं। बाकी यस एग्जामिनेशन सर। हम लोग देखते हैं, जैसे गेट एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें एक ही स्टेज में पूरे साल भर की मेहनत को देख लिया जाता है कि आपने कितना किया है। पर यस यहाँ सर। पर आपको चाहिए पेशेंस। आप ये बताइए कि अगर मैं तैयारी करना चालू करता हूँ, या यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स से देख रहे हैं तैयारी करने का सोचते हैं, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? प्रीलिम्स से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी नॉन टेक पोर्शन से नॉन टेक को कैसे किया जाए। सर नॉन टेक का पेपर जनरल स्टडीज का टोटल 200 मार्क का पेपर रहता है। उनमें से 50% से ज्यादा स्कोर तो इट इज अ गुड स्कोर। सो टोटल 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं, बिकॉज यूपीएससी के सिलेबस में वो मेंशन है, लेकिन वेग मेंशनिंग है, इतना कंफर्म डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट मेंशन नहीं किया है। सो ये 10 सब्जेक्ट्स में से डिपेंड ऑन योर ब्रांच, तुम्हारे कुछ मतलब सब्जेक्ट टच में है, कुछ सब्जेक्ट टच में नहीं है। लाइक मैकेनिकल के लिए, मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल के लिए इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, क्वालिटी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कवर होता है वो, तो वो टच में सब्जेक्ट है, तो फिर वो इजी जाते हैं मेरे लिए। जो तुम्हारे सब्जेक्ट टच में है, जो तुम्हें जो तुमको पहचान में सब्जेक्ट आते हैं, वो पहले कवर कर लीजिए। और नहीं तो फिर ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि यूपीएससी का पेपर उठाओ जनरल स्टडीज का, जिस सब्जेक्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो सब्जेक्ट एज ए इंपॉर्टेंट मार्क करो, और वो सब्जेक्ट फिर नोट्स में से पढ़ लो। नोट्स लीजिए, क्यों बोल रहा हूँ मैं जनरल स्टडीज के लिए, बिकॉज नोट्स में जो टीचर पढ़ाएंगे ना वो कन्फाइंड सिलेबस करके ही पढ़ाएंगे, मतलब वो तो कवर करना ही है तो बेयर सिलेबस। मिनिमम है, वो तो यस यस करना यस, ही इट इज है। अ मिनिमम। फिर उसके यस। बाद आपको अगर रैंक इंप्रूव उसके करना बाद है तो हाँ, और भी ज्यादा पढ़ते रहिए। जनरल स्टडीज के लिए कि एक अधिक जो भी कोचिंग की तुम्हारी टेस्ट सीरीज रहेगी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी लगा लीजिए, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें पता होने चाहिए। तो ड्राइंग में अ, मतलब 2019 और 2020 दोनों में ऐसे आए थे क्वेश्चंस कि पढ़ा भी नहीं तो भी चल जाएगा। देन इथिक्स, इथिक्स सब्जेक्ट, इथिक्स का अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दिया तो भी चलेगा। एंड करंट अफेयर्स द मोस्ट वोलेटाइल सब्जेक्ट। सो उसमें भी अगर लास्ट में कुछ टाइम बचता है तो देख लो, नहीं तो छोड़ दिया तो वो भी अच्छा है। तो 10 में से कुछ करीबन 6 to 8 सब्जेक्ट हमारे एकदम फिक्स रहने चाहिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो होना चाहिए कैंडिडेट से, और लगी रहता है। वो भी बात है ना सर, अभी अभी रिसेंटली, क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट भी चेंज हुआ है, मतलब वो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया था 4 5 साल पहले, तो उसके वजह से यस ज्यादा यस। मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, और अभी अवेलेबल नहीं तक है। डिफाइन नहीं कर पाया गया है कि किस हाँ तरह हाँ। कौन से पाथ में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करीब यस। 10 साल कुछ हो जाते हैं तब समझ में आने लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम्म। पूछे जाते हैं। तो वी आर स्टिल अंडर डिस्कवरी क्या क्या करना है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये तो आपने बहुत प्रॉब्लम अच्छा होता बताया सर। प्रीलिम्स के बारे में मुझे आपसे जानना है कि आप, जैसे अगर मैं मैकेनिकल का हूँ और मुझे तैयारी करनी है, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए प्रीलिम्स अगर मुझे निकालना ही है तो? मतलब सब्जेक्ट वाइज आप थोड़ा सा डिवीजन बता दीजिए, कौन से टॉपिक को पहले करना चाहिए, कौन से को है। बाद यस। में। सर मैं टेक्निकल का प्रीलिम्स का पहले बोल लेता हूँ। जो 300 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा स्कोर, मतलब वही टारगेट रहता है सारे कैंडिडेट का कि टेक्निकल में फोकस करो और उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, और वो रिटर्न भी उससे अच्छा मिलता है टेक्निकल से एज कम्पेयर टू जनरल स्टडीज। सो टेक्निकल में भी सर जो तुम्हारे सब्जेक्ट फॉर्म है, लाइक किसी को थर्मो थर्मो पसंद है, किसी को डिजाइन पार्ट पसंद है, तो वहां से तुम स्टार्ट करो, मटेरियल गैदर करो। मटेरियल गैदरिंग का आगे नोट से पढ़ सकते हो क्लासेस के, नहीं तो
अगर तुम थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर बेस्ट वे इज टू गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक। तो बुक से पढ़ लो, बुक से नोट्स निकाल लो। नोट्स निकालना इट इज अ मैंडेटरी फॉर टेक्निकल इन माय वे। सो नोट्स मेकिंग हर सब्जेक्ट का टेक्निकल का करते रहो। वो मेरे ख्याल से वो अच्छा है। एंड द पार्ट द सब्जेक्ट वाइज, सर थर्मो एसटी जो भी थर्मल रिलेटेड सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग पावर प्लांट, तो ऐसे सब्जेक्ट है सर पावर प्लांट जैसे कि वो प्री में भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे पहले मार्क कर लो कि प्री निकलने के बाद तुम मेंस देने वाले हो, और मेंस में भी जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा प्री में ही हो रहा है कवर। तो फिर इट इज अ विन विन सिचुएशन कि प्री में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है इन बोथ पेपर प्रीलिम्स एंड मेंस, उसको पहले कवर कर लीजिए ताकि कम समय में तुम्हारा मेंस का भी पोर्शन तुम कवर कर सकते हो। एटलीस्ट न्यूमेरिकली नहीं किया है तो भी थियोरेटिकली तो कवर हो ही जाएगा। मशीनरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मेंस में, और प्री में भी आते हैं। सो ये दो सब्जेक्ट, फिर आरएसए सब्जेक्ट जो प्री में भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में उसके तो एक पूरा क्वेश्चन आता है 20 मार्क का सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे जो सब्जेक्ट है एक बार पेपर उठाओ यूपीएससी के प्री के मेंस के दोनों के, एक एनालिसिस करो, स्टडी करो कि कौन से रिपीटेडली क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं इन प्री और मेंस, और जिस टॉपिक से जिस कंसेप्ट से आते हैं फिर उसको स्टार मार्क कर लो। लाइक एनपीएसएच का भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, हम्म फिर एनपीएसएच हम्म पढ़ लो। अगर कुछ समझ नहीं रहा तो फिर एनपीटीएल की हेल्प ले लो, नहीं तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी टीचर को फॉलो करो। और प्रीलिम्स की स्टडी ऐसे ही इन डेप्थ करो कि फिर तुम्हारा 4 मंथ के बाद जो मेंस होता है तो वो भी पेपर अच्छे से निकल जाए। तो क्योंकि मतलब मैंने, मैं वही हाँ पूछना चाहता, सॉरी सर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये पूछना अच्छा, चाह रहा था कि मतलब शुरू से ही मेंस के लिए तैयारी करना चालू कर देना चाहिए कि वो जो गैप मिलता है प्री और मेंस के बीच में उसमें तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है हाँ ऑब्जेक्टिव वाले में उतना लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है यस और सर। प्रीलिम्स हमारा ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो आप क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से सर थोड़ा टच तो होना चाहिए मेंस का, मेंस के पेपर का, और नहीं तो फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार देख लेनी चाहिए प्री के पहले। बिकॉज नहीं तो मेरे जैसे होता है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकलता है फिर मेंस से निकलता है, फिर अगले अटेम्प्ट में फिर सोचना पड़ता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों निकालना। सो इट डिपेंड ऑन द कैंडिडेट, अगर उसको हो सके तो फिर अभी जो जिसने पहले डिसाइड कर लिया है इंजीनियरिंग सर्विसेज करना ही है बीटेक में, तो उसके पास देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सो वो परफेक्टली प्लान कर सकता है। और मेरे ख्याल से प्री के पहले मेंस के क्वेश्चंस लगाए तो भी मतलब इट इज नॉट कि तुम गड्ढे में जा रहे हो, तुम्हें तुम्हें बेनिफिट तो हो ही रहा है। तो मैं प्री के फोकस रहो, लेकिन मेंस का भी कुछ देख लो। बिकॉज नाउ द क्वेश्चंस लाइक इन 2020 एक क्वेश्चन था फ्लूइड फ्लूइड मशीनिंग मैकेनिक्स का, तो वो प्रूफ था मेंस में। वैसे प्रूफ के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट रहते हैं ना वो भी याद रखने चाहिए। अगर ये मतलब एक्स्ट्रा मार्क गेनिंग के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर एडवांटेजेस पोजीशन में रहोगे अगर देख लिए क्वेश्चन मेंस के। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर तैयारी करना चालू करता हूँ तो क्या मेरे को किसी भी रैंडम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर जैसे थर्मल का पोर्शन है या डिजाइन का है या बाकी जो बचे हुए आईईओआर वाले हैं उसमें मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं सर, स्टार्ट अगर करना है किसी को तो जो जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो मेरे ख्याल से। हम्म जिसका और जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट क्यों करना बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है तो फिर तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं यार मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेंड के लिए, तो एक बिल्डअप हो जाता है कॉन्फिडेंस। फिर वही यूज हम्म होता है अगले सब्जेक्ट के लिए जो थोड़ा हार्ड भी रहेगा तो भी आप कर लेते हो। मेरा जैसे थर्मल फेवरेट था, थर्मल और डिजाइन पार्ट, तो मैंने थर्मल का चालू किया। थर्मल का वॉल्यूम 1 से पेपर मतलब वॉल्यूम 1 से प्रीवियस ईयर लगाए थे, और इधर डिजाइन के क्वेश्चन लगाए थे सॉम और डिजाइन के वॉल्यूम 2 से। तो एक बार एज अ मोमेंटम मिल जाते हैं फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करने के बाद। देन उसके बाद फिर जैसे मेरा वीक सब्जेक्ट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी मुझे बिल्कुल पसंद है, तो फिर वो लास्ट किए थे। लेकिन लास्ट में किए मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि जो टफ सब्जेक्ट है, नहीं तो जो न्यू सब्जेक्ट लाइक रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स एंड दैट रिन्यूएबल एनर्जी, वो लास्ट में करने का फायदा भी ये होता है कि वो अगर तुम्हारे माइंड में नहीं जा रहे, दिमाग में नहीं जा रहे, वोलेटाइल है नेचर में, तो फिर वो लास्ट में कवर कर लो और वैसे के वैसे पेपर में उसको हाँ, रिप्रेजेंट करो। शॉर्ट तो टर्म वही मेमोरी प्रॉब्लम में ही है। सही कर दो हाँ ताकि कर उसके दो बाद कर दो, भूल भी जाओ तो भी स्कूल चलेगा। में जाओगे चलेगा, क्योंकि हम्म ये मेकाट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट में इसमें ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आते। अगर आ भी गए तो फिर ऑप्शनल में हम छोड़ सकते हैं कि भाई नहीं करना वो क्वेश्चन, फिर दूसरा कर लेंगे ऐसा।
सर मैं भी आपसे बात कर रहा था ना, तो मुझे एक ना बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आया है। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर की बुक में हमें कुछ अजीब से ही क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब एकदम ही हाँ आउट हाँ ऑफ टॉपिक, कभी नहीं देखा है। तो आप जैसे टॉपर हैं, तो आप क्या करते हैं, उस टॉपिक को निकाल के पढ़ते हैं कि छोड़ देते हैं, या फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में, सब कुछ कवर करें कि जो फ्रीक्वेंटली आता रहता है सिर्फ उसी को कवर करें? सब पहले जो फ्रिक्वेंटली आता है उसको कवर कर लीजिए। और मेरे ख्याल से जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, अगर तुम बुकलेट जो लगाओगे कोई भी क्लास का जो खरीद के, तो उनमें से ना उल्टा जाइए, मतलब पहले 2020 की लगाए, फिर 19, फिर 18 ऐसे लगाए। 1990 से चालू मत कीजिए उल्टा, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन है वो अभी सिलेबस में है नहीं है कुछ पता नहीं है, उसमें जो भी नहीं आ रहा है, सपोज एक आधा सवाल है, सवाल मतलब कंसेप्ट है, उसी के रिगार्डिंग वो मल्टीपल वेज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और तुम्हारे सारे गलत आ रहे, तो ऐसा समझ लो कि नहीं, तुम्हारे ही इसमें कुछ कमी है, तो फिर वो क्वेश्चन वो हम्म। कंसेप्ट तुम जो बुक स्टैंडर्ड है उसमें से पढ़ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, फिर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस की, नहीं तो यूट्यूब की हेल्प लो, फिर वो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ओके। स्ट्रेटेजी तो मैं तो फॉलो कर रहा था सर। हाँ हाँ, ये क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को डाउट रहता है कि कुछ नया आ गया तो क्या करें, स्किप कर दें, हाँ हाँ या हाँ खुद ही जज करने लगते हैं ना उस क्वेश्चन को कि ये तो कभी नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता हाँ, है। नहीं वो जज ये नहीं करना हाँ। सर, स्किप तो मतलब मिनिमम पोर्शन स्किप करो। हम ऑलरेडी स्किप कर रहे हैं किसमें, जनरल स्टडीज में, जीएस हाँ में, हाँ तो हाँ। फिर अच्छा। टेक्निकल का ऐसा कुछ स्किप मत करो, क्योंकि वो मेंस के लिए भी काम आने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा। देख ले तो तुम्हारे फायदा है। और अच्छा। टेक्निकल के लिए फिर जो नए टाइप के क्वेश्चन है, लाइक असर्शन रीजनिंग में कुछ नए क्वेश्चन जो ऐड करते हैं क्लास के लोग, मतलब इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, सो वो भी बहुत हेल्पफुल है। असर्शन रीजन के ऊपर जिसकी कमांड है उसको मतलब इट इज इन पॉजिटिव वे की जो पेपर हैंडल कर सके, बिकॉज कभी कभी 20-20 क्वेश्चन आ जाते हैं असर्शन रीजन के, अगर वही वीक है असर्शन रीजन, तो फिर यूपीएससी निकलना थोड़ा मुश्किल है ये सी। बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजनिंग, क्योंकि हमारे गेट में आता नहीं है, तो नहीं आता लोग सर, हाँ एक्चुअली ना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और हाँ हाँ। फिर यहाँ देखते हैं कि भरा हुआ है पूरा क्वेश्चन पेपर असर्शन रीजनिंग से भरा हुआ है। अब यस। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है ना कि ऑप्शंस भी बड़े अजीब रहते हैं। हाँ ए हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये इससे लिंक्ड हाँ है, हाँ। ये इसका रीजन है, ये नहीं है, यस। मतलब आपको अपना एनालिटिकल दिमाग इतना ज्यादा लगाना पड़ेगा ना कि ये हो हाँ सकता है, हाँ। ये नहीं भी हो सकता है करके। यस तो यस सर, ये प्रैक्टिस बड़ा करने से हो इम्पोर्टेंट। जाता है सर वो, उसका हम्म। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके लेकिन ओके बहुत ओके। सारे क्वेश्चंस देखने चाहिए उसके पहले, तभी हम्म। वो स्किल आती है, नहीं तो फिर इट इज डिफिकल्ट। आपसे जब बात करते हैं ना सर, हर चीज आसान लगने लगती है। हर चीज मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब मैं ही दिलाने लग जाऊं और पेपर निकाल लूं। तो सर अब जैसे नहीं, अब बात ये आती है कि जैसे अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कितना रेलेवेंट आपको लगता है, मतलब नॉन टेक के लिए भी और टेक के लिए भी, ये बताइए। नॉन टेक के लिए रिलेवेंट मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन परसेंटेज की बात की जाए तो 60% रिलेवेंट है नॉन टेक के लिए। और जो टेक्निकल के लिए टेस्ट सीरीज है ना, वो वर्थ है सर, बिकॉज वही प्रैक्टिस, एक बार मतलब सिचुएशन ऐसे आ जाती है जो रिपीटर मेरे जैसे, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हम्म। है, फिर सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, और फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि क्वेश्चन भी पता है आंसर भी पता है, तो आप क्या करें। तो फिर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज मतलब पॉजिटिव वे में फिट करती है क्वेश्चंस को। तो फिर टेस्ट सीरीज प्ले इमेंस रोल सर इन टेक्निकल। ठीक। नॉन टेक्निकल का ओके। कुछ पता नहीं है सर, बिकॉज नॉन टेक्निकल के डिपेंड ऑन दैट क्लास टेस्ट, उन्होंने जो क्वेश्चन दिए, जो कंसेप्ट दिए नॉन टेक्निकल में एक्स्ट्रा, वो आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इट इज अनप्रेडिक्टेबल इन जनरल स्टडी, सो हम्म इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सही सर। तो सर जैसे अब ये हो गया, हम लोग क्लियर कर लिए। अब बात ये आती है कि हम लोगों को मेंस की तैयारी करनी है। अब मेंस की बात ये है ना कि सदियों पहले अ, लिखना चालू किया था, मतलब वो सब्जेक्टिव लिखा था। यस ऑब्जेक्टिव का यस। ऐसा आदत लग जाता है ना कॉलेज के बाद हाँ कि हाँ गेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव है, प्री की तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव है, हाँ, ऑब्जेक्टिव इंडिया है, में जितने टेक्निकल एग्जाम्स है वो सब ऑब्जेक्टिव है, सब अचानक से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ जाता है। सब्जेक्टिव की कैसी तैयारी करनी चाहिए आपके पास, आपका क्या मंत्र है उस चीज के लिए, हमारे साथ शेयर करें। है। सर सब्जेक्टिव के लिए मेरे ख्याल से खुद से ना चालू कीजिए, मतलब खुद से ना करो, प्रीलिम्स एक बार खुद से हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए क्लास की जरूरत तो पड़ती है, बिकॉज क्लासेस वाले रिसर्च करके इतना सिलेबस को कन्फाइन करते हैं,
बिकॉज वो सारे पेपर्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद सिलेबस को तुम्हें पढ़ाएंगे। उसके भी हाँ, और मेंस के लिए सर नोट्स मेकिंग, लाइक प्रीलिम्स के लिए जो तुमने सारे नोट्स बनाए हैं टेक्निकल के, वो तो सभी यूज होंगे ही मेंस के लिए। और मेंस में भी कुछ एक्स्ट्रा नोट्स जो मैंने किया था, मतलब 3 पोर्शन में डिवाइड किए थे। एक था न्यूमेरिकल, जो बहुत ही दासो न्यूमेरिकल है कि 20 मार्क के लिए आएंगे ही आएंगे, ऐसे सारे सब्जेक्ट के, मतलब इंक्लूडिंग द IMR, जो मुझे बहुत बिल्कुल पसंद है सब्जेक्ट, वो इंक्लूड करके सभी सभी जो न्यूमेरिकल है, जो मुझे एक बार दो बार भी अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं आए, तो मैंने वो लिख लिए थे। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द माय नोट्स इज द रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चन इन थ्योरी। तो थ्योरी में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते यूपीएससी, वो पढ़ लिए, वो मतलब वो नोट डाउन कर ले। एंड द थर्ड इज की प्रूफ, तो वो प्रूफ का भी मैंने एक सेपरेट नोट तैयार किया था। तो वो 3 नोट्स तो तुम्हारे पास होने ही चाहिए। और मैंने जैसे अभी बोला था कि शेड्यूल फॉलो करो टेस्ट सीरीज का, तो वो बहुत ही जरूरी है। इट इज लाइक रामबन द वे। और टाइम मिले तो फिर प्रॉपर जो टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो भी लगाओ। ये तीनों में से तीनों के करने के बाद फिर तुम्हें आसान लगेगा कि नहीं, हो सकता है सिलेक्शन। आसान। तो सर ये जैसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमारे मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब कितने मार्क्स आने चाहिए, आपके कितने आते हैं और टॉपर्स के कितने रहते हैं, मतलब कितने रेंज में ये लाई करना चाहिए? हाँ हाँ सर, देखो, टॉपर जो होता है सब्जेक्ट टू टेस्ट का, वो टॉपर 1 और टॉपर जो थर्ड रहता है रैंक, मतलब जिसका थर्ड रैंक है, उसमें मार्क्स ना काफी ज्यादा रहते हैं। जो टॉपर जो रहता है ना, एक 15-20 मार्क्स से 30 मार्क्स से ऊपर ही रहता है। तो मैंने 2019 में भी नोटिस किया था कि जिसकी एकदम नॉर्मल स्टडी है, एवरेज स्टडी है, उसको मार्क्स भी ऐसे 300 मार्क्स में से 150 वगैरह ऐसे मिलते हैं। तो ये जो लेवल अप करना है 150 से 200 तक का, बिकॉज 200 या 300 में से और फिर दूसरे 300 में से 200 मार्क्स, लाइक 400 मार्क्स, ये तो जरूरी होते हैं फाइनेंस सिलेक्शन के लिए। तो टॉपर को मतलब जो भी क्लासेस तुम लगाओगे, जो भी टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, उनके पेपर प्लस टॉपर्स की हैंड, मतलब टॉपर्स के आंसर शीट, वो दोनों वो उनके साइड पर डालते हैं। तो फिर हर एक पेपर का तुम एनालाइज करो खुद से कि वो कैसे रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन को। बिकॉज तुम्हें आता है क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, तभी मार्क्स मिलते हैं। लाइक 20 मार्क का थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया और तुम्हें मार्क मिले सिर्फ 12 मार्क, 15 मार्क, लेकिन जो टॉपर ने वही आंसर लिखा है, लेकिन अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा है, अच्छे रिप्रेजेंटेशन में मिला है, लिखा है, तो उसको तुमसे 4-5, 3-4 मार्क तो ज्यादा मिल जाते। तो ऐसा होता है सर थियोरेटिकल क्वेश्चन में। और प्रूफ में भी, हम बहुत सारे स्टेप्स निगलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखते थे, तो फिर ये भी गलत होता है। तो द मेंस पेपर इज मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन, प्लस न्यूमेरिकल आने तो चाहिए अगर मार्क ले तो। मैंने भी ऐसे ही डिवाइड किया था, पहले जो प्रूफ है वो प्रूफ कर लो, पेपर में जो आए, जो मतलब जो फाइनल पेपर में जो लिखे मैंने, पहले प्रूफ लिख लिया, उसके बाद अगर न्यूमेरिकल पता है अच्छे से तो फिर वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट एंड देन लास्ट द थ्योरेटिकल पोर्शन। हर एक चीज आपके लिए डिफाइन थी, हर एक चीज का सेक्टर बना के रखे थे, ये कॉपी इधर रहेगी, ये कॉपी इधर, ये प्रूफ्स वाली हाँ रहेगी, ये फॉर्मूला वाला रहेगा, फिर ये रहेगा। आपसे ज्यादा हाँ सॉर्टेड मैंने कहीं नहीं देखा है। आप एक्चुअल में डिजर्व करते हैं टॉपर होने के लिए, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि कहाँ से क्या क्या करना है। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी को अगर कोई फॉलो करे ना, तो उसका बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। तो नेक्स्ट ये बात आती है सर, ये सबके लिए तो आपने सारी स्ट्रैटेजी बना ली थी। हम लोग अगर बात करें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है, पता यस है यस। नहीं, तो क्या लगता है क्या होता होगा, क्या किया जाता है? सर जो भी एकदम नई है मेरे जैसा, फर्स्ट टाइम जा रहा है इंटरव्यू को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने पहला इंटरव्यू नहीं दिया था यूपीएससी का, मैंने उसके पहले बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, लाइक RCFL, NLC, उसके बाद इसरो का इंटरव्यू दिया था, बार के 2 बार इंटरव्यू दिए थे, SSB भी दिए थे 2 बार, एयरफोर्स के लिए और एक बार नेवी के लिए। सो ऐसे इंटरव्यूज जो मैंने दिए थे पिछले कुछ सालों में, आफ्टर द पास आउट 17 to 20, सो वो इंटरव्यू को एज अ फीडबैक लेते लेते मैं यूपीएससी के दरवाजे तक फाइनली पहुंचा। तो मैंने उसको निग्लेक्ट नहीं किया, फेल्योर्स आते गए मेरे लिए, तो मैंने उसको नोट डाउन किया कि गलत क्या हो रहा है और उसको फिर सुधारो। अगर मतलब मेरा तो बहुत लंबा जर्नी खींचा, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट्स है, लाइक फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आफ्टर पास आउट, 1 साल के अंदर उनका मतलब हो गया प्री मेंस दोनों, और अभी इंटर को जा रहे हैं, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो भी तुम फॉर्म भरोगे, फॉर्म में जो भी भरोगे, लाइक हॉबीज,
लाइक तुम्हारे सर्विस प्रेफरेंसेस, तुम्हारे फादर की इनकम, फादर की ऑक्यूपेशन, तुम्हारा गैप ईयर के रिगार्डिंग जो भी तुम भरोगे वो एकदम ऐसे चिल होकर मत भरिए, एकदम फोकस करके भरिए कि जो भी तुम भरोगे वो उनके लिए एज ए इंफॉर्मेशन जाएगा चेयरमैन के पास, और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक सपोज किसी का मम्मी या पापा या दोनों फार्मिंग करते, खेती करते, तो फिर उनको फार्मिंग सेक्टर इंडिया में जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फार्म लॉज के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कोई लेबर है तो फिर लेबर लॉ जो मॉडिफाई कर रहे हैं संसद में, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और झूठ मत बोलिए। जो भी अगर गैप ईयर है 1 साल का 2 साल का, तो वो लिख लीजिए, क्योंकि उनको भी पता है चेयरमैन यूपीएससी को, चेयरमैन सर को भी, कि वैकेंसीज कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट उतने ही है, तो फिर कंपटीशन तो बढ़ेगा ही और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाएगा। तो फिर 1 ईयर गैप, 2 ईयर गैप, इट इज ओके। तो कभी कभी क्वेश्चन लोग क्या करते, क्या गैप को छुपाने के लिए झूठ बोल देते कि नहीं मैंने सर्विस की थी, सर्विस प्राइवेट कंपनी में की थी, फिर वो उसके रिगार्डिंग तुम्हें पूछने लगेंगे। उनको ऐसा भी डाउट हुआ, कुछ भी डाउट हुआ कि नहीं तो गलत बोल रहा है ये, तो फिर आउट। तुम कितना भी अच्छा टेक्निकल में परफॉर्म करो, वो मार्क ही नहीं देंगे तुम्हें। तो मार्क नहीं मिलेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर ये विशेष साइकिल मतलब चलती रहेगी, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर से प्रीलिम्स मेंस, फिर इस साइकिल में अड़कना नहीं है सर, क्योंकि जब तक होता नहीं है यूपीएससी इट इज लाइक नशा, कि नहीं यार जब तक नहीं होगा तब तक देते रहेंगे। तो तो ये सबसे बुरी हालत है कि तुम साइकिल में ना फंसो, और जो भी है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन करो इंटरव्यू में। और इंटरव्यू का तुम्हें अगर लाइक बैकग्राउंड, तुम्हारे स्कूलिंग का बैकग्राउंड कॉन्वेंट नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो तुम्हें इंग्लिश बोलने के लिए दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं है, तुम हिंदी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई मेंबर, जैसे मेरे पैनल में एक मेंबर थे वो साउथ इंडियन थे, तो फिर उनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो फिर वो मैंडेटरी हो जाता कि इंग्लिश में बात करो। इंग्लिश स्पीकिंग मतलब सीखना इतना, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। प्री क्रैक की, मेन क्रैक की, तो फिर इंग्लिश क्या ही है, इट इज ओनली लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो हो जाता है, प्रैक्टिस करो सिर्फ। और इतना ही डर है इंटरव्यू का, तो फिर मॉक इंटरव्यू दे दो। अनअकैडमी का भी मैंने मॉक इंटरव्यू का लिया था सेशन, तो इट इज बेनिफिशियल। और इंटरव्यू गाइडेंस का जो भी जो प्रोग्राम आता है अनअकैडमी का, वो अच्छे टीचर्स रहते हैं, तो उनका भी सीरियसली देख लो। सीरियसनेस होना चाहिए सर इंटरव्यू में भी, ऐसा नहीं कि 200 मार्क्स का पेपर है, इट इज लाइक अ जनरल स्टडीज, ये देख लेंगे क्या होता है, देख लेंगे, तो ऐसा नहीं। इट इज नॉट ए इंटरव्यू, इट इज लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो फिर पर्सनैलिटी इंप्रूव भी कर सकते हैं अगर कुछ कमियां है, तो इट इज ओनली वे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइक प्रीलिम्स में इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस रहती है। मैंने इतने सारे इंटरव्यू के बाद फिर मुझे ये इंटरव्यू अच्छा गया, तो सेम द सिमिलर केस विल बी द योर्स। ये बहुत जरूरी है, मतलब आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये मत हाँ सोचिए कि सिर्फ प्रीलिम्स आपका हो गया, मेंस हो गया तो आप तो चकदे फट्टे निकाल ही नहीं लेंगे, नहीं, तो फिर कोई बात नहीं और है होप्स आपको। मत रखना सर, होप्स नहीं रखनी चाहिए हम्म कि होगा हम्म ये बोलकर। मतलब मुझे था हाँ कॉन्फिडेंस, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त थे वो बोल रहे थे यार तुझे कैसे इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने होगा मेरा होगा, लेकिन ऑप्शन भी, ऑप्शंस थी वो भी रखे कि नहीं इस बार ये नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लाइक मेरे केस में मेरे पास 3 ऑप्शन थे। आरसीएफ मैनेजमेंट ट्रेनी, द सेकंड वन इज मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का जूनियर इंजीनियर का पोस्ट, थर्ड वन इज एनएलसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। तो मैंने भी ऑप्शन रखे थे। ये श्योर शॉट हम्म होता ही नहीं है सर यूपीएससी का, तो फिर ऑप्शन रखना ही चाहिए। बहुत सही सर, बहुत सही। वही है ना, आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है वो, हम्म। कि ये नहीं है तो है, पर नशा है छोड़ेंगे नहीं। ये मैं कहीं ये मैंने कई जगह पे देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जॉब कर रहे हैं, साथ में मेहनत कर रहे हैं, 1 साल हाँ निकल गया, साथ में दो मेहनत साल करते हैं, निकल गया, हाँ पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, छोड़ेंगे नहीं अपना छोड़ेंगे लाइफ नहीं। सैक्रिफाइस करना पड़े, अपने हमारे एक लोग सीनियर है सैक्रिफाइस सर, करना पड़े। हमारे एक सीनियर है 2016 के पास आउट, उन्होंने इस हम्म साल भी दिया था इंटरव्यू। मतलब हम्म 3 बार जाके चुके हैं, 2 बार उनको बीआरओ ही मिला। तो फिर ऐसे हम्म रहते, डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला तो फिर वो चेंज करने के लिए फिर से पढ़ते, फिर से एग्जाम देते, हम्म तो ऐसे हम्म होते हैं, छोड़ते नहीं है लेकिन बहुत प्रिपरेशन को। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही यही एटीट्यूड रहता है सर। जी 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 बिल्कुल, मतलब अब हम लोगों ने हर एक चीज सुन लिया यहाँ पर, हर एक चीज को समझ लिया है कि यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट आए और वो वीडियो देखे तो उसको प्री का समझ में आ गया, मेंस का समझ में आ गया, इंटरव्यू का समझ में आ गया है। तो हम लोगों ने हर एक चीज कवर कर ली है। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी थैंक चीजों को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। तो सर, अब जैसे एक एस्पिरेंट तैयारी करता रहता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि कब रिवीजन करना चालू कर देना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 1 महीने पहले
किस तरीके से प्रेफर करना चाहिए, क्या क्या चीजों को करना क्या चाहिए, क्या चीजों को नहीं करना चाहिए, ये बता सकते हैं? ऐसा मैं पहले ये एज्यूम करता हूँ कि टेक्निकल के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सोर्सेस के तुमने लगाए हैं, एंड जीएस के भी 8 टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिए, एंड तुमने टेस्ट सीरीज भी अच्छे से दे रहे हो। तो फिर अभी ये लास्ट के 29 डेज है आज से जो बचे हैं, तो उसमें तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जनरल स्टडीज का भी और टेक्निकल का भी। जो भी पुराना है उसी की रिवीजन करनी है। रिवीजन के जो तुमने नोट्स निकाले फॉर्मूला शीट्स, वो तुम्हारे पास रखो, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखो, ताकि तुम मेस पर गए खाना खाने तो वहाँ तुम पढ़ सकते हो। बिकॉज एवरी सेकंड मैटर, ये 30 डेज तो वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसमें जिसने छोड़ दिया फिर उसका रिव्यू नहीं निकलता। सो इट इज सिमिलरली एप्लीकेबल टू इंटरव्यू एज वेल एज इन मेंस एग्जाम। तो फिर ये 30 डेज जो अभी है, उसमें से फिर 10+20 ऐसे डिवाइड कर लो, पहले के 10 और लास्ट के 20। तो उस 10 दिन में इट इज लाइक अ बफर डे फॉर यू। तुम कवर कर सकते हो। कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा इनपुट चाहिए तो फिर टेक्निकल का, या फिर जो भी टेस्ट सीरीज तुमने दी नहीं है छोड़ दी है, तो फिर वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो क्लास की। ऑनलाइन के सारे टेस्ट सीरीज कवर कर लो जो भी 1-2 बचे हैं उस 10 दिन में। और ऐसे कवर करना मतलब टेस्ट दिए फिर उसका एनालिसिस नहीं किया ऐसा नहीं, पूरा एनालिसिस भी करो। तो अब अपन एज्यूम करते कि लास्ट के 20 दिन बचे। उस 20 दिन में मैंने क्या किया था सर, जो भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जीएस प्लस एज वेल एज टेक्निकल, उसके फोटो मतलब हार्ड कॉपी निकाले थे, और टाइम लगा करके यूपीएससी टाइमिंग में लाइक 10 to 12 एंड देयर इज अ गैप, एंड आफ्टर दैट फिर से टेक्निकल का पेपर। ऐसे लाइक मंडे को मैं बैठा, सुबह उठकर यूपीएससी टाइमिंग में मैंने पेपर दिया। तो उसके बाद फिर 1 आवर का गैप करके फिर टेक्निकल पे दिया, एंड उसके बाद फिर उसका यूपीएससी के साइड से ही आंसर शीट निकाल कर वो चेक किया। एंड उसके बाद फिर देखा कि अपना स्ट्राइक रेट क्या है, लाइक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद कितने गलत आते हैं कितने सही आते हैं, वो स्ट्राइक रेट का एनालिसिस किया। उसके बाद फिर जो गलत है क्वेश्चन फिर वो क्यों गलत है, फिर वो प्रीवियस ईयर के कौन से सिमिलर क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे, वो देख लिए। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में डबल स्टार ट्रिपल स्टार ऐसे क्वेश्चन किए थे, मार्क किए थे। फिर वो ऐसे स्टार वाले क्वेश्चन भी जरूर देख लो एक बार तो जाने से पहले। और फिर ये जो 4-5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने हार्ड कॉपी निकाले थे, वो फिर एक दिन के गैप के बाद फिर मैं पेपर दिए थे सारे, 5-6 पेपर ऐसे दिए थे। तो उसका भी एडवांटेज ऐसा रहता है कि हैबिचुअल हो जाते हैं। और जो भी हैबिचुअल इन द सेंस कि उस टाइम में तुम पेपर मतलब पेपर दे सकते हो विथ यूर 100 गुड एफिशिएंसी। क्योंकि मैं जैसे रात को 1 बजे 2 बजे तक पढ़ता था, तो फिर मेरी एफिशिएंसी नाइट को थी, मतलब ज्यादा पेपर इन द सेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता है सुबह उठकर फिर पढ़ना। तो ये हैबिचुअल होने से अच्छा होता है कि फाइनल एग्जाम के लिए तुम्हें फियरनेस या फिर एंग्जाइटी थोड़ी कम हो। सो ऐसा मैंने लास्ट लास्ट 20 डेज के प्लान किए थे। और फिर अगर जब एक वीक रहता है, तो मेरे ख्याल से जो 7 दिन बचे लास्ट के, वहाँ पेपर भी मत दो, फुल फोकस करो रिवीजन के ऊपर। अगर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें लगते ही है कि नहीं यार ये देख लेने चाहिए, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस देख लो। टेस्ट सीरीज जरूर रिवाइज करना, सभी कैंडिडेट को बोलता हूँ मैं, टेस्ट सीरीज फॉर द टेक्निकल एटलीस्ट जरूर रिवाइज करके जाओ। अच्छा रिविजन भी देख के जाओ। लास्ट के जो 1 वीक रहता है उसमें सिर्फ रिविजन और क्वेश्चंस देखना, कुछ सॉल्व नहीं करने का। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो भी तुम्हारा प्लेस है वहां जाकर एक बार विजिट करो। एक दिन पहले जाकर विजिट करो कौन सा स्कूल है कौन सा हम्म। कॉलेज है। फिर सुबह जल्दी उठकर जाओ। हम्म। अगर सपोज दूसरे सिटी में है तो फिर एक दिन पहले जाओ सिटी में। ऐसा प्लान करो। और हेल्दी हम्म। हैबिट रखो खाने की, मेंटली भी स्ट्रांग रहो। कुछ योगा ध्यान करना है तो फिर वो भी कर लो, बिकॉज फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेबिलिटी दोनों होनी चाहिए अच्छा पेपर देने के लिए और फिर रैंक हासिल करने के लिए। तो यही है बहुत सर। सही है। बहुत सही सर, आपने हर एक चीज को कवर कर दिया हमारे लिए कि 1 मंथ क्या होना चाहिए, 1 वीक क्या होना चाहिए, 1 डे बिफोर क्या होना चाहिए। ऑन द डे का भी थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या कि किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, किसको बाद में करें, और क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, बताइए। ऑन द डे में सुबह जल्दी उठिए, और फिर डायरेक्टली नाश्ता कर, पहले खाओ अच्छे से नाश्ता करो। तो कुछ सेफ वगैरह ले जाने तो फिर वो भी ले जाओ, बिकॉज वहाँ जो मिडल जीएस के बाद जो ब्रेक होता है वहाँ का बाहर का कुछ मत खाओ, और खाना है तो फिर अच्छे से होटल से कुछ थोड़ा लाइट ही मंगाओ।
बिकॉज नींद नहीं आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोपहर में पेपर होता है। तो जीएस के जैसे फर्स्ट पेपर है, तो उसमें जो भी तुम्हारे स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसके ऊपर पहले फोकस करो। एफटी से चालू किया तो फिर एफटी से चालू करो, एफटी और मैथमेटिक्स से होता है पहले 2 पेजेस में। तो फिर मैंने वही से चालू किया था। देन आफ्टर दैट मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर मेरे जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है लाइक एनवायरमेंट साइंस, तो वहां पर गया था। और लास्ट में फिर एथिक्स और करंट अफेयर्स करो, बिकॉज वो आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दो। और इतना ध्यान में रखिए, कभी कैंडिडेट को बोलता हूँ कि एक बार क्वेश्चन सपोज नहीं आ रहा है तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा उसको मतलब फिर से देखने के लिए कि नहीं यार इसका ए हो सकता है आंसर, लिख लेंगे बाद में देखेंगे। तो वो बाद में देखने का मौका नहीं आता यूपीएससी में, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम तो होता ही है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उसके लिए टाइम हमेशा कम ही होता है। सो एक बार मतलब देख प्रैक्टिस ही ऐसे करो कि जो भी आंसर मार्क किए वो 100% सही हो। तो ये हो गया जीएस का सर। और टेक्निकल का फिर मेरे ख्याल से जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना वो पहले अटेम्प्ट करो, और जो भी न्यूमेरिकल है वो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है वो अटेम्प्ट करो। और उसके बाद जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिवली फील्ड है, लाइक क्यूब रूट निकालना है, लाइक डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय पाई है, या ऐसा कुछ जो है, तो फिर वो लास्ट में करो। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्वेश्चन आता है, लेकिन तो कैलकुलेशन ही ज्यादा है तो फिर फाइनल आंसर तक कैसे पहुंच पाओगे। और कभी कभी क्या करता है यूपीएससी कि क्लोज देता है ऑप्शंस ABCD कि 32, 34, 36, 38, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और तो मुझे ये कहना है कि लास्ट में बहुत अटेम्प्ट करो असर्शन रीजनिंग, वो थोड़ा पहले कर लो मिडल ऑफ द पेपर में। बस यही है, बिकॉज लास्ट में असर्शन रीजनिंग अटेम्प्ट करोगे तो फिर प्रेशर तो बिल्डअप होता ही है, और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए असर्शन रीजनिंग के लिए। ए और बी ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो फिर ये मिडल ऑफ द पेपर में अटेम्प्ट करो। और उसके बाद फिर जो टफ क्वेश्चन है लाइक कैलकुलेशन इंटेंस क्वेश्चन उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छा सर, मतलब आपने जो भी यहाँ पे टिप्स दिए हैं ना वो आपके सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा भी नहीं है कि कोई पहले से पास ऑन कर दिया है तो आपने उसको नहीं, कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हर एक चीज को यहाँ पर अपना पूरा खजाना खोल दिया और बोला कि आओ लूट लो बस, जिसको जो जानना है जान लो। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो बस अब हम लोग थोड़ा सा अपने एंड पे हैं। इसके बाद हम लोगों का होगा रैपिड फायर राउंड, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके लिए सिर्फ एक रूल है कि जो भी आपके पास सबसे पहले दिमाग में है वो आपको जवाब देना है। ओके, ओके ओके। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई फूड जो आपको इतना ज्यादा पसंद है कि आपको जिंदगी भर खाने के लिए बोल दिया जाए तो भी आप खाएंगे उसको? और आम सर, हम्म। आप आमरस, आमरस जो हमारे अरे तरफ वाह बोलते वाह हैं वाह, बहुत बहुत सही, ज्यादा वो तो पसंद है। सबका फेवरेट है। और जैसे आपके सामने ऐसा कभी होता है कि चीजें टूट जाती हैं, तो आप उसको रिप्लेस करना पसंद करते हैं कि फिक्स आउट करना पसंद करते हैं? सर फिक्स आउट करना सर। सब करना, वेरी गुड। और ऐसे कोई एक इंसिडेंट जो आपको लगा कि एकदम स्टूपिडेस्ट थिंग आपने किया था जिसको सोच के आप बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं? सर कंपनी छोड़ने का मेरा जो वे था कि हम्म। एक दिन में सोचा कि छोड़ देंगे और छोड़ दिया दूसरे दिन। तो ये बट बहुत ही बड़ी गलती की है, आज भी मुझे ऐसा लगता है। बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, ये भी तो आप कह सकते हैं। अब ये प्रूव होगा सर आगे जाके बेस्ट है या फिर कैसा है। अच्छा अच्छा। और नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई एक ऐसा काम करने के लिए बोला जाए जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या काम होगा? सर टीचर बनना सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब ये एकदम सोशल कॉज है और लोगों को एजुकेट करना, बहुत सही। यस सर। और अगर मैं कहूँ कि आपके पास 30 सेकेंड्स है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा आभारी हूँ सर, जिन्होंने मुझे इतने चांस दिए और खुद को प्रूव करने का मौका भी दिया। बहुत सही। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ आज आपसे जानने के लिए मिला। आपने रैपिड फायर के क्वेश्चंस का भी जवाब बहुत बेखूबी दिया है। तो ऐसे ही हम लोग और सेशंस लोगों के साथ लाते रहेंगे। हमारे यहाँ एक रिवाज है सर कि आप किसी और टॉपर को टैग करते हैं, तो अगर आपके पास कोई ध्यान में है जो यहाँ पर इंटरव्यू देना चाहेंगे, हम हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेंगी, तो आप किसी को अगर टैग करना चाहते हैं तो? सर मेरा दोस्त है सर, रैंक 12 संकेत शिंदे बोलकर।
मैकेनिकल का ये, सो वो दे सकते हैं सेंट्रल। तो संकेत जी, हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। सर एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि अगर एक मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे विद द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो अभी दिलाएंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो क्या होगा? सर एडवाइस बोलकर तो मैं यही कहूंगा सर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो तुमने गेन किया है इतनी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, वो लूज मत होने देना। बिकॉज बीएससी एक 3 स्टेज का एग्जाम है, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये प्री के, मेन के लिए और इंटरव्यू के लिए भी काम आता है। और उसी के हेल्प से चाहे कितना भी नॉलेज हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाता पेपर। तो वो बिल्डअप करो अच्छे से और मेंटेन भी करो। ग्रेट 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 मैसेज। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही और इंटरव्यूज हम लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।